चलिए भाई आदिश, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, बहुत ज्यादा मतलब एकदम मजा आ गया तुम्हारा रैंक देखकर। थैंक यू सर। तो ये जो मतलब मेन आइडिया था मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का तुम्हारे साथ, वो ये था कि अपन जो एस्पायरेंट्स हैं उनको, जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, जो भी तुम अपने इनपुट देना चाहते हो उनको, AIR 599 हमारे साथ ये बातें शेयर कर रहा है। तो डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू क्रिएट एन इम्पैक्ट एंड दे आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। सो चलिए, हाँ तो भाई पहले तो मेरे को तुम ये बताओ कि यार तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी, जब से जिस दिन से सोचा कि तुमने भाई तुमको जेई क्लियर करना है, तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? तो सिंसियर तो मैं वैसे स्टार्टिंग से ही था, मतलब ऑब्वियसली पहले से ही पता था कि कुछ ना कि आईआईटी को क्रैक करना ही है, जेई तो देना ही अच्छे से। तो सिंसियर तो पहले से ही था, बट स्टार्टिंग में इतना पढ़ता 11th के स्टार्टिंग वगैरह में इतना प्रेशर वगैरह नहीं था। तो इतना पढ़ता ही था मैं उस टाइम पे। फिर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता गया तो मैंने पढ़ाई अपनी। मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मेनली तो ये था कि ना, अब जितने भी लेक्चर होते थे टीचर वगैरह के, उनके सारे लेक्चर्स अटेंड करो। वो जितने क्वेश्चंस देते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लो पहले, क्योंकि वो चीजें तुम्हारा बेस बनाते हैं सब सब सॉल्व करने के लिए। करेक्ट। और तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन गिविंग जेई एडवांस, कि ना सारी की सारी चीजों के बारे में तुम्हें अच्छे से समझ आना चाहिए क्या चल रहा है। और उसके ऊपर से फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इंटरनेट पे सर्च मारता था, कि ना कुछ मतलब जो मैं पर्टिकुलर टॉपिक कर रहा हूँ उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इंटरनेट पे सर्च मार लिए, टफ क्वेश्चंस या कोई मीडियम लेवल क्वेश्चंस, जिससे है ना थोड़ा ऐसे। और जो बच्चे को जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर इनफिनिट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस। तो जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसके उनका भी थोड़ा आदत बन जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। उसके ऊपर से फिर जब भी टॉपिक चलता था तो उस टाइम पे मैं अपने एग्जाम भी देता था उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। तो क्या, ताकि है ना एक हैबिट बनी रहे कि है ना इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है। और है ना माइंड की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो उस वजह से मैं एग्जाम भी देता था। और मेनली मेरे को सच्ची ये लगता है कि ना एडवांस देने के लिए तुम जितने से जितने अच्छे क्वेश्चंस करते रहो, मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस दोगे तुम, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। और हर एक चीज की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग तो ऑलरेडी डेवलप करनी ही पड़ेगी, वरना फिर क्वेश्चंस तो वैसे भी सॉल्व नहीं होने। जैसे तुम्हारी क्लास खत्म हुई, उसमें जो भी तुम्हारे फैकल्टी ने जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया, तो उनके बाद जो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए, अब यूजुअली कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए जाते हैं, अगर कोचिंग्स में हो तो बुकलेट्स दी जाती है। अभी मैं अपने वीडियोस में भी डीपीपी डाल रहा हूँ। और फिर तुमने बोला कि तुम इंटरनेट पे भी क्वेश्चन सर्च करते थे। तो जो तुम्हारा ये था, ये लेवल ऑफ क्वेश्चंस करने का, तो किसको प्रायोरिटी पहले देते थे कि मतलब लाइक डायरेक्टली यू यूज टू जंप ऑन इंटरनेट, कि पहले जो फैकल्टी ने बोला है यू यूज टू गो विद दैट थिंग? पहले जो फैकल्टी ने क्वेश्चंस दिए वो मैं, जो मेनली मॉड्यूल में थे या फिर जो वो अलग से देते थे, वो क्वेश्चंस मैं प्राइमरी सॉल्व करता था, बिकॉज उनको ऑब्वियसली पता है कि है ना, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग बेस बनाने के लिए कौन से क्वेश्चन कराने चाहिए। बच्चे को जो तुम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो वो तो तुम बाद में करो, पहले जो तुम्हारे जो टीचर्स दे रहे हैं तुम्हें, जिन्हें जो उन्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, वो ऑब्वियसली वही क्वेश्चंस देंगे। तो उन क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करने का ट्राई करो। फिर एक्स्ट्रा अपने अपने टाइम में है ना, तो इंटरनेट पे और दूसरे क्वेश्चन सर्च मार लो। मैं ऐसा चलो, करता मतलब था। तुम मैनेज कर पाते थे, मतलब है ना, कि क्लास का जितना भी होमवर्क है वो कंप्लीट करने के बाद एंड देन यू यूज टू पुट योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मैं ना जो ऐसे मॉड्यूल्स होती थी ना, तो मैं जैसे टीचर्स का टॉपिक खत्म होता था, वो भले होमवर्क भी नहीं देते थे कि ये क्वेश्चंस करो, ये क्वेश्चंस करके लाओ, उसके पहले से ही मैं वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चालू कर देता था। मेरे पास फ्री टाइम होता था तो। क्योंकि है ना, मतलब फिर मैं सोचता था कि बात की है ना, अभी फ्री टाइम है तो अभी मैं टाइम पास क्यों करूँ, मैं ऑलरेडी जो फ्यूचर का है चीजें जो ऑब्वियसली मेरे को मिलने वाली है ही होमवर्क के थ्रू, वो मैं अभी से ही सॉल्व कर लेता हूँ। फिर बाद में जब वो लोग बोलेंगे कि है ना होमवर्क कंप्लीट करो, तब मेरे पास और टाइम होगा दूसरे तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैं पहले से ही अपना सारा काम कंप्लीट करके रखने की कोशिश करता था। जिन क्वेश्चंस में तुमको डिफिकल्टी आती है, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, एंड इफ यू आर लाइक, व्हाट वाज दैट पॉइंट कि जब ऐसा लगता है कि अपने को कि यार इसका मेरे को सॉल्यूशन या तो मेरे टीचर से पूछना चाहिए या मेरे को इंटरनेट में या किसी दोस्त के साथ डिस्कस करना चाहिए? मैं तो जब मेरे को कोई टफ क्वेश्चन मिलता था ना, तो मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को अपना 100% देना है, मैं ये सोचता था कि बाकी सारे बच्चों से हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। क्योंकि है ना, एट लास्ट कॉम्पिटिशन तो बाकी सारे बच्चों से ही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो है ना, अगर बच्चों से हो रहा है, ऑलरेडी बच्चों से हो रहा है, तो अब मेरे को लगता है कि है ना ये दूसरे बच्चों से हो सकता है। तो मैं ना उसको 100, मैं उसको है ना ट्राई करता था कि हो जाए, मतलब मैं आधा घंटा एक एक घंटा एक ही क्वेश्चन में गुजार देता था, ताकि है ना देख सकूं कि हो, कि कुछ ना कुछ मेथड निकले मेरे दिमाग में, कुछ ना कुछ हो।
तो है ना, और अगर उसके बाद भी कुछ दिमाग में आता नहीं था, मैं है ना 100 पता नहीं कितने सारे मेथड सोचता रहता था कि ना ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसी चैप्टर के बेसिस पे तुम वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। Correct. देयर आर मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। समझ लो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उस समटाइम्स कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के साथ वो होते हैं, तो ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस के जैसे भी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ना पहले ये सोचता था कि है ना अभी तक मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कौन कौन से मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं हर एक मेथड के बारे में पहले सोचता था, और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता था तब जाके फिर मैं अपने टीचर्स को अप्रोच करता था कि सर ये थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें, है ना। और मैं डायरेक्टली आंसर नहीं पूछता था कि है ना, मतलब अगर आंसर पूछ भी लिया तो है ना ऐसे सेव करके ही रख देता था कि है ना चलो ये बाद में पढ़ेंगे ऐसा कुछ। मैं आंसर पढ़ता था और मेरे को कहीं भी कुछ समझ नहीं आया कि ये आंसर में ऐसा क्यों हो रहा है, ये आंसर में ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं वापस टीचर से पूछा था, सर आपने ऐसा क्यों किया है, आपने वैसा क्यों किया है। क्योंकि है ना एट लास्ट सिर्फ वो इकलौता क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो कंसेप्ट काम आएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें वो कंसेप्ट काम आएगा और तुम्हें अभी आ नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा ट्राई करता था कि टफ क्वेश्चंस बाद में मैं सर से पूछूं तो मैं समझ लूं कैसे करते हैं। मतलब अपना एक्चुअली पिन पॉइंटेड डाउट रहता था, इट वाज नॉट अ जनरल डाउट कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तुमको ये हाँ फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, या किसी को भी जो भी अपने फ्यूचर एस्पायरेंट्स उनको ये फिगर आउट करना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली डाउट क्या है। एक क्वेश्चन में अगर 8 स्टेप्स हैं, आई डोंट बिलीव कि आठों की आठों नहीं समझ में आ रही होगी, उसमें से कोई एक आध क्रूशियल स्टेप होती है जो अगर अपने को मिल जाए तो बस अपना बढ़िया है, काम मस्त हो जाता है। चलो है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात कही। और वो जो तुमने बोला कि हाँ भाई कि मेरे को कितना भी टाइम लगे किसी भी क्वेश्चन में, आधा घंटा 1 घंटा, सो यस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियरिंग दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चंस होते हैं कई सारे टफ, जिसमें कई बार बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और अपने को अपना पूरा 100% देना है। कितने घंटे पढ़ते थे यार यूजुअली, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों का ये डाउट रहता है कई बार कि सर कितने रहता घंटे है। पढ़े। मेरा तो पढ़ने का टाइम वैरी करता था, जैसे मैंने आपको बोला था कि है ना अभी 11th के स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं था। तो 11th के स्टार्टिंग में मैं इतना पढ़ने पे ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि है ना पहले एक महीना पढ़ाया फिर ब्रेक्स हो गए, फिर और टीचर्स भी धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्ट था एकदम तो धीरे धीरे सारे टॉपिक्स पढ़ाते थे। तो स्टार्टिंग में इतना प्रेशर नहीं था, बट जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है ना तब तो सब कॉन्शियसली तुम अपना टाइम बढ़ाते रहते हो पढ़ाई करने का, क्योंकि तुम्हें पता है कि है ना मेरे को इतना तो कंप्लीट करना ही है, इतना तो कंप्लीट करना ही है। तो मेरा वैरी करता रहता था, जैसे एडवांस के एंड तक, मतलब जब तक एडवांस आया तब तक मैं डे में अराउंड 9 to 12 आवर्स पढ़ता था, उससे ज्यादा नहीं। मतलब मेरे को लगता है कि है ना पढ़ने के टाइम पे लोगों को एम्फेसिस नहीं करना चाहिए कि लोग कितनी देर पढ़ रहे हैं, क्योंकि है ना, और बट तुम्हें इस चीज पे एम्फेसिस करना चाहिए कि तुम्हें कितना पढ़ना है, वो पर्टिकुलर मतलब कितना कंप्लीट करना है, तुम्हें आगे कितने कंप्लीट करने की चीजें पड़ी हुई है। क्योंकि है ना कुछ कुछ बच्चे भले ही एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस कुछ कुछ बच्चे 2-3 घंटे में कवर कर लेते हैं, बट कुछ कुछ बच्चों को 4-5 घंटे भी लग जाते हैं। तो अब वैसे है ना हर एक बच्चा अलग अलग होता है, तो उसको है ना अलग अलग तरह बिल्कुल। से उसको ऐसे ध्यान नहीं देना चाहिए कि मैं कितनी देर पढ़ रहा हूँ, वो मेरे से कम पढ़ रहा है या वो मेरे से आप पढ़ रहा है। उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका काम कितना कंप्लीट हो रहा है, मेरा कितना कंप्लीट हो रहा है। कंपटीशन अपना पूरे हर एस्पायरेंट से है, लेकिन बेटर जो है ना अपने को अपने आप से ही अपने को बेटर करना है। बेसिकली हाँ आइडिया ये होना चाहिए, भले कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है, बट ये नहीं कि यार मतलब आदिश ने इतना पढ़ा तो यार मैं इतने घंटे पढ़ूंगा। वो पैरामीटर सबका अलग अलग हो सकता है। चलो ये तो बढ़िया चीज है ना कि डिपेंड करता है। देखो तुम्हारे टाइम पे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई ये कोविड की वजह से। फ्यूचर में तो शायद ही ऐसा कभी आएगा, मतलब ऐसा कुछ। बट जो ये था कि भाई मेंस पहले तो बहुत ही ज्यादा डिले होता गया, फिर उसके बाद एकदम से डेट आई। तो इस पूरे जो ये जो जर्नी थी, इसमें अपने टेम्परामेंट को होल्ड करना, फोकस रहना, इट वाज अ वेरी बिग चैलेंज। डेफिनेटली ये फ्यूचर में शायद कभी ऐसा नहीं होगा कि इतना डिले होगा, बट फिर भी वो जो टेम्परामेंट होल्ड करने वाली बात होती है कि कई बार स्पेशली जैसे ड्रॉपर्स लोग होते हैं, तो मेन चीज उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यार 11th 12th में भी वही चीज पढ़ी, फिर 13th में भी वही चीज रिपीट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा जो अपनी कंसिस्टेंसी है वो तुमने कैसे मेंटेन करी? मेरे को तो है ना खुद को मतलब जैसे एडवांस है ना इतना डिले होता गया बार बार कि है ना मेरे को खुद को है ना कभी कभी ऐसे मन करता, जैसे अब पहले जुलाई में था, जुलाई हाँ। पहले यूजुअली होता है मई में, बट फिर जुलाई शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर जुलाई के बाद अक्टूबर शिफ्ट हो गया। तो ऐसे जब जैसे जैसे शिफ्ट होता था ना वैसे दिमाग में ऐसा लगता था कि वो उसका है ना दोनों एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि तुम्हारे पास पढ़ने का बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है।
बट डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हें है ना फिर फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, क्योंकि एक ही चीज बार बार पढ़नी होती है, बार बार पढ़नी होती है। कितनी बार ही पढ़ लोगे एक ही चीज बार बार तुम। और है ना तुम्हें फिर है ना, और तुम्हें फिर रिवीजन करने में भी ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज मेरे को बार बार क्यों पढ़नी है, मेरे को कुछ नया पढ़ना है, मेरे को कुछ नया डिस्कवर करना है। तो उस बारे में फ्रस्ट्रेशन भी होता था कभी कभार, उस बारे में ना ऐसे कभी कभार दिल में बुरा भी लगता था कि ना क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, ये छोड़ देता हूँ, अब क्या ही होगा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। बट फिर एट लास्ट ना मैं ये सोचता था कि फ्यूचर में अगर मैंने अभी ये ऐसा छोड़ दिया बीच में, जब इतना पास है और मैंने अभी छोड़ दिया, तो बस 2 साल की मेहनत एक दो दिन की पढ़ाई की वजह से पूरी खराब हो जाएगी। तो मैं ऐसा क्यों होने दूं? तो मैं कंसिस्टेंसी के लिए यही सोचता था कि है ना, अब कि है ना इतना मेहनत किया है अभी तक, थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, थोड़े दिन ही और बाकी है उसके, और है ना उसके बाद फिर एग्जाम के बाद मैं ये सोचता था कि एग्जाम के बाद कितना मजे करने वाला हूँ मैं, कितना फ्री टाइम होगा कि है ना, पढ़ाई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगी, बस टाइम पास करते रहो पूरा टाइम। तो है ना उस वो एक तरह से दिल में प्रेशर आता था कि है ना अच्छा ऐसा भी होने वाला है, ऐसा टाइम आने वाला है। तो उसकी वजह से भी है ना वैसे मन करता था कि चलो इतने जितने दिन बाकी उतने दिन मेहनत कर लूं, फिर पूरा मौज करूंगा बाद में। वो फ्यूचर के जो पर्क्स हैं वो सोच सोच के यू यूज टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू दिस टफ टाइम। प्रॉब्लम्स देखो घर पे तो सॉल्व करने का तुमने बताया, एग्जाम टाइम पे जब प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने थे, जब पेपर आया पूरा, तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, व्हाट वाज योर सॉल्विंग स्ट्रेटजी? मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा स्ट्रैटेजी होता है कि मैं एक क्वेश्चन को पहले एक दो बार ब्रीफली देख लेता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, मतलब वो है ना उसमें जितने भी ये पॉइंट्स है, जैसे की पॉइंट्स है कि है ना कोई चीज की वैल्यू है या कोई भी है, तो उसको मैं है ना या तो अंडरलाइन कर देता हूँ, जॉट डाउन कर देता हूँ कहीं पे। क्योंकि है ना फिर अगर तुमसे एक भी डिटेल क्वेश्चन में मिस हो जाती है, तो वो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो हर एक डिटेल तुम्हारे पास होना कि ना इसमें क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल्स है वो लिखो पूरा, और उसको सारी डिटेल्स वापस पढ़ने के लिए एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ लो कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया। उसके बाद फिर जब तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ के हो जाए, उसके बाद तुम सोचो कि है ना एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। तो है ना, और कुछ कुछ वेज में 5-6 मिनट लग सकते हैं और कुछ कुछ वेज में 1-2 मिनट लग सकते हैं। तो पहले ये सोचो कि है ना कौन से वे से, ऐसा कौन सा दिमाग में वे आ रहा है मेरा जिसके थ्रू मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो ये सबसे फास्टेस्ट वे हो जाए। तो पहले मैं ना थोड़ा सा क्विक थॉट देता था उस चीज को कि है ना कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर मैं पूरा सोल्यूशन लिखता था। और सोल्यूशन लिखने के बाद जो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता था वो वापस देखता था, क्योंकि है ना कैलकुलेशन में कभी कभार गलती से एक दो प्रॉब्लम हो जाए, गलती हो जाती है, तो वो एक दो गलती की वजह से कैलकुलेशन की पूरा का पूरा क्वेश्चन जा सकता है। तो अब तो है ना, अगर जब तक तुम पूरी तरह से श्योर नहीं हो तुम्हारे कैलकुलेशन के बारे में, तब तक तुम कैलकुलेशन चेक करते रहो, कैलकुलेशन ऐसा ऐसा है। उसके बाद फिर है ना जब तुमने एक दो बार कैलकुलेशन चेक कर लिया और तुम्हें पता चला कि यही आंसर आ रहा है, तुम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव ऑन कर सकते हो। हाउ इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू इज सेटिंग अ टाइम टेबल? बेसिकली मैंने ऐसे कुछ टाइम टेबल का अपने बारे में सोच के ही रखा था। मैं ना ऑलरेडी प्लान करता था कि ना ऐसे ऐसे चीजें करनी है, इस दिन में इतना कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं सोचता कि इतने टाइम पढ़ूंगा या इतना करूंगा। मैं जैसे पहले बोला था कि ना मैं दिन में ये एम नहीं बनाता था कि इतनी देर पढ़ना है मेरे को। मैं दिन में ये एम बनाता था कि कितना पढ़ना है मेरे को, कितना कितनी पढ़ना? कितनी क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से नोट्स रिवाइज करने हैं। वो सब कुछ मैं एम बना के फिर मैं पूरे वो डे में चालू कर देता था। अगर मेरा एम खत्म हो गया पहले ही, और मेरे पास थोड़ा 1-2 घंटा बचा और मेरा मन कर रहा है कि चलो थोड़ा और कुछ पढ़ लेते हैं, तो मैं कुछ पढ़ता था, वरना फिर ठीक है आज के लिए इतना काफी है। फिर अब नेक्स्ट डे है ना, ऐसा नहीं कि तुम बस एक दिन का प्लान बना रहे हो। तुम्हें है ना अगर तुम्हारे एग्जाम्स पास में आ रहे हैं तो तुम्हें पूरे पूरे मंथ्स का प्लान बनाना पड़ेगा कि इतने से इतने दिन मेरे को इतना ये सब्जेक्ट करना है, इतने से इतने दिन मेरे को ये सब्जेक्ट करना है, ये क्वेश्चन करने हैं। तो वो सब भी दिमाग में रख के मैं टाइम टेबल ऐसा जॉट डाउन नहीं करता था कि ये पेपर में कि इतनी बजे से इतनी बजे तक ये पढ़ूंगा वगैरह वगैरह। मैं ये सोचता था कि है ना चलो क्या क्या पढ़ना है, और जैसे जैसे टाइम मिलता रहता था वैसे वो पढ़ता रहता था। लोग है ना टाइम टेबल बनाने के बाद सोचते हैं कि है ना चलो टाइम टेबल में हो गया, आज के दिन में बस टाइम इतने इतने घंटे पढ़ने हैं, और है ना लोग फिर प्रोकास्टिनेट करने लगते हैं कि चलो इतना पढ़ना ही है, इतना टाइम पढ़ना ही है, तो धीरे धीरे पढ़ लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। लोग ये नहीं सोचते कि आज के दिन कितना पढ़ा है। लोग ये सोचते हैं कि कुछ लोग है ना 12 घंटे पढ़ के भी है ना बस 7-8 घंटे का काम खत्म करते हैं, और कुछ कुछ लोग 7-8 घंटे पढ़ के भी 12 घंटे तक का काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो है ना लोगों को टाइम टेबल पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि इसकी है ना चलो टाइम टेबल बन गया, मेरे पास 12 घंटे का टाइम टेबल है एक दिन में और मैं 12 घंटे पढ़ने वाला हूँ। लोगों को ये फोकस करना चाहिए कि है ना मेरे को चलो जितना भी पढ़ना है मेरे को आज के दिन में उतना पढ़ लेता हूँ। फिर है ना अगर समझ लो 7-8 घंटे में खत्म हो गया तो ठीक है, आज के दिन छुट्टी, फिर कल करूंगा।
और अगर इंटरेस्ट बना तो और ज्यादा पढ़ लो, बेनिफिट ही होएगा। कुछ कहना चाहोगे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को, तुम्हारे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस या उनको कुछ टिप्स देना चाहोगे तुम कि जिससे बेनिफिट हो उनका? मैं तो ये कहूंगा कि है ना, मतलब सारे जितने भी लोग हैं उनको है ना, एक मतलब एट लास्ट एक टेस्ट देने की हैबिट बनानी चाहिए कि है ना परसिस्टेंटली तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, और एक मतलब कि है ना बाद में 1 हफ्ते में या 2-3 हफ्ते में एक एक एग्जाम दो, वो पर्टिकुलर पेपर पैटर्न का जो मेंस या एडवांस का है। क्योंकि है ना उससे फिर एक हैबिट बन जाती है कि है ना चलो इतने मेरे पास 3 आवर्स का ड्यूरेशन है, उतने में मेरे को इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो है ना वो हैबिट बन जाती है कि मैं कैसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और क्या मतलब कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को छोड़ने चाहिए अभी के लिए या क्या करना चाहिए। तो उससे है ना क्रिटिकल थिंकिंग भी बढ़ जाती है दिमाग की कि है ना अभी अभी, और है ना ब्रेन थोड़ा तेज दौड़ने लगता है क्वेश्चन करने के लिए। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट, पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, प्लस पेपर को एनालाइज करना बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर बाद में झक मार रहे हो। बाद में है ना फिर तुम्हें वो क्वेश्चन जो तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसका है ना जो तुम्हारा क्वेश्चन गलत गया है या बाद में आंसर तुम्हें गलत आया नहीं किसी क्वेश्चन का, तो उसका तुम देखो कि है ना वो क्वेश्चन गलत क्यों गया, क्या वो तुम्हारी सिली मिस्टेक थी कि है ना तुमने कोई कैलकुलेशन कर दिया कुछ कर दिया, या फिर तुम्हें जेन्युइनली नहीं आ रहा था वो क्वेश्चन कि है ना इस ये तो कुछ मैंने कुछ अलग ही सॉल्व किया उसमें पूछा ही कुछ और था। तो वो क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तुम्हारे डाउट्स आ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि है ना तुम्हें कोई डाउट आ रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो है ना ऐसा मत करो कि तुम अपने अंदर दबा के रखो कि ऐसा कोई डाउट्स है मेरे पास, चलो ठीक है इसको बाद में पूछ लेंगे। इमीडिएटली वो किसी टीचर को अप्रोच करके वो डाउट्स कंप्लीट करो, क्योंकि है ना वो डाउट्स तुम्हारे बाद तुम्हें पता नहीं कि जब तुम एग्जाम दोगे तब वो पर्टिकुलर टॉपिक जिसपे वो डाउट बेस्ड है वो आएगा नहीं आएगा, और समझ लो उसी टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो हर एक टीचर को जब भी तुम्हें कोई डाउट है तो अप्रोच करो कि है ना मेरे को ये क्वेश्चन सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे को प्लीज बताओ कि ये कैसे करना है। और फिर इसके साथ साथ है ना मेनली पढ़ाई पे लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए था कि है ना मेरे को बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, क्योंकि उससे है ना फिर बहुत स्ट्रेस हो जाता है दिमाग में पूरा है ना। मतलब लोग कभी कभार 11th में लोग आने के बाद ये सोचते हैं कि ना अब तो 2 साल पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ है ही नहीं जिंदगी में। तो ये ऐसा बहुत गलत होता है, लोगों को है ना ये भी सोचना चाहिए कि मेरे पास फ्री टाइम है तो पूरा जितना जो चीज मेरे को पसंद है करना मैं वो भी करता रहूँ, अपना टाइम पास करता रहूँ एंड ऑल। तो है ना वो सब भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वरना फिर है ना स्ट्रेस दिमाग में प्रेशर बढ़ता रहता है, दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता रहता है, उससे है ना फिर तुम्हारी पढ़ाई पे ही फर्क पड़ता है लास्ट। तुम्हारी हेल्थ इश्यूज होने लगती है, तुम बीमार पड़ जाते हो कभी, और ये 2 साल में बीमार पड़ना इज नॉट अलाउड एट ऑल, वरना फिर तुम बहुत पीछे छूट जाओगे हर किसी से। तो है ना तुम्हें कंसिस्टेंटली अच्छी तरह से पढ़ना होगा, उसके लिए तुम्हें स्ट्रेस नहीं, अगर तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है तो लोगों को रीच आउट करो कि भाई मेरे को ऐसा कुछ हो रहा है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे से नहीं होगा। लोग तुम्हारी हेल्प करेंगे, बाद में लोग तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, अपने टीचर्स को बोलो, टीचर्स नो यू द बेस्ट। वो लोग जानते हैं कि तुम्हें है ना तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हें कैसे संभालना चाहिए, तुम्हें कैसे सपोर्ट करना चाहिए। तो है ना ऐसे लोगों को तुम्हें रीच आउट करना चाहिए बाद में। मेरी फैमिली बड़ी सपोर्टिव थी, मेरे दोस्त वगैरह बड़े सपोर्टिव थे, उनकी वजह से कभी कभार तो ऐसा मन, मैंने आपको बोला जैसे कभी कभार ऐसे मन करता था कि ना क्यों ही पढ़ रहा हूँ मैं छोड़ देता हूँ। तो है ना लोग मेरे को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे थे। लोग मतलब इतने के ना भाई तू कर लेगा, तू स्मार्ट है, तुझसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बोलने वाले बहुत लोग थे, उनकी वजह से मोटिवेशन भी बढ़ता रहता है। तो तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों से बात करनी पड़ेगी जो तुम्हें मोटिवेट करते रहे, तुम्हें सपोर्ट करते रहे, और है ना जिनसे ये पॉजिटिव एनर्जी मिले। हाँ हाँ। पॉजिटिविटी बढ़ती रहे तुम्हारी जीवन तुम्हारी जिंदगी में भी। और है ना तुम्हें इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऐसा फ्रेंड सर्कल बना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है ना ही सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करे बट तुम्हें ना तुम्हें इम्प्रूव करने के लिए भी वो करे कि है ना मेरे को और इम्प्रूव करना है। क्योंकि मेरा है ना 11th में मेरे को सच्ची लगता है कि है ना मेरे मेरे 11th में जो स्टार्टिंग में दोस्त थे, मैं ना ऐसे ऐसे तब इतना सीरियसली सोचता था कि कैसे क्या करूंगा मैं। बट मेरे दोस्त वगैरह बोलते थे कि ये करने का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे ये रेफरेंस बुक्स है, तो उनके थ्रू मेरे को पता चलता था ये अच्छा ये ऐसा कुछ भी होता है वैसा कुछ भी होता है। तो ये पर्टिकुलर 2 साल में तुम्हें ऐसे सेट ऑफ फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे जो है ना तुम्हें इम्प्रूव करे और तुम्हें है ना हेल्प करे ये जेई की फाइट लड़ने में। Friends are definitely, friends and family, I feel they play the most important role when you are going through this phase. उन दोनों का सपोर्ट रहे तो मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरी तरफ से तो आई विल ऑलवेज विश अ वेरी वेरी ग्रेट फ्यूचर टू यू। थैंक यू सर।